नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ फिर हम हाजिर हो गए। पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगी है कि भैया बटन ही ढक दिया गया है बीजेपी वाला। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम नियम कायदे कानून चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वाराणसी से पश्चिम बंगाल की जनता को संदेश दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो हम सबसे बड़ी खबर लेकर सामने आए हैं कि जिस वाराणसी में मोदी पिछली बार हारते हारते बचे, जिस वाराणसी में चुनाव जीतने के लिए उनको आखिरी दौर में राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ती है, वो राजनाथ सिंह विदेश की धरती पर जाकर ऐसे आजाद हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो मोदी की कुर्सी की नींव हिलाकर ही मानेंगे, मोदी को हिलाकर ही मानेंगे। एक अलग तरह के एजेंडे पे राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और एक एक तार जोड़ते चले जाइए। पहले मुरली मनोहर जोशी, फिर राजनाथ सिंह का दिया गया बयान जो जर्मनी में जाकर उन्होंने दिया, फिर राजनाथ सिंह उसके बाद राम माधव का बयान जो कि उन्होंने अमेरिका में जाकर दिया, और इस बीच मोहन भागवत का बयान जो कि नागपुर में वो देते रहते हैं और इस बार दिया उन्होंने। और इस बीच फिर से राजनाथ सिंह ऐसा बोल गए जिसने नरेंद्र मोदी की एक तरह से नींदें उड़ा दी है। अब क्या करें, नींद उनको वैसे भी नहीं आ रही। तो एक बड़ी खबर, शुरुआत हमेशा की तरह शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और एक एक करके हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। जी शिव जी। संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि आज बंगाल में चुनाव हो रहा था और देर रात्रि ये एससीओ का सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में उन्होंने ऐसा भाषण दे दिया जो भाजपा की आइडियोलॉजी के विपरीत था। भारत तो खुल के कहता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का जन्मदाता है। भारत तो खुल के कहता है, भारत के जब चुनाव आते हैं तब, कि मुसलमान ही आतंकवादी है। कब नहीं कहा है? किस नेता का भाषण नहीं? खुद राजनाथ सिंह ने 20 बार बोला है। और आज राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि ना आतंकवाद का कोई धर्म होता है, ना आतंकवाद की कोई देश होता है। और उस मीटिंग में, उस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल था। सबसे बड़ी बात ये थी। तो क्या ट्रंप का कोई निर्देश है या फिर राजनाथ सिंह अब मोदी का बिस्तर बांधने के लिए तत्पर दिख रहे हैं? कई वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद वो इस इंतजार में हैं कि कब मौका लगे और हम अपना काम तमाम करते हैं। पहले मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि विश्व गुरु थे, अब नहीं है। यानी कांग्रेस के शासन में, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में हम उच्च शिखर पर थे, अब हम डाउनफॉल में। उसके बाद राजनाथ सिंह का बयान, फिर राम माधव जिस तरीके से पत्रकार से भागते नजर आए और कह रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर भारत ने क्या क्या किया, उसके बाद भी ट्रंप हमें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान को गोदी में लिए घूम रहे हैं। और अब आतंकवाद के सेमिनार में बोलते हुए वो कह रहे हैं ना आतंकवाद का कोई धर्म होता है। फिर भारत में धर्म कैसे होता है आतंकवाद का? फिर भारत में कैसे होता है पाकिस्तान का नाम केवल चुनाव के लिए? अब इसके विपरीत बयान देकर आज बंगाल में क्या संदेश गया होगा? इनका तो चाल चरित्र, चेहरा वाली पार्टी का न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, सभी विपरीत है। एक बात बता दूं, अभी कुछ ज्यादा पुरानी घटना नहीं है शिव जी। थोड़ी देर पहले जब शुभेंदु अधिकारी वो बूथ बूथ पे जा रहे थे तो कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए, बड़े अजीब तरह के नारे लगाए। लेकिन उनका विरोध करते हुए शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं कि ये सब बांग्लादेशी मुसलमान। जो पश्चिम बंगाल के मतदाता हैं, जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको वो बांग्लादेशी मुसलमान बता रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया बता रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने जो कहा, ये सिर्फ भाजपा का स्टैंड नहीं है शिव जी, ये भारत सरकार का स्टैंड है कि इस दुनिया में आतंकवाद की जननी, आतंकवाद का पालक पोषक अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। और पहले सुनवा देते हैं कि राजनाथ सिंह ने कहा क्या, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। राजनाथ सिंह को सुनते हैं। प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है।
सुन ये लिया दर्शकों ने सुन लिया, हमारे दर्शकों ने सुन लिया कि आतंकवाद का ना कोई देश होता है ना कोई धर्म होता है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हुआ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हुआ व्यक्ति, देश के न जाने कितने राज्यों का भाजपा का प्रभारी रह चुका हुआ व्यक्ति, और जो 2014 से यानी 12 साल से केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहा है, पहले गृह और उसके बाद रक्षा मंत्रालय। और वो व्यक्ति कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अब तक का स्टैंड क्या रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अब तक का स्टैंड क्या रहा है? आपने पाकिस्तान को एक तरफ से क्लीन चिट दे दी है, और जो पाकिस्तान कहता रहा है, शिव जी देखिए भारत का क्या आरोप रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पाल पोस रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहा है, और पाकिस्तान से मदद लेकर पाकिस्तान में पैदा हुए आतंकवादी संगठन भारत में निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। धर्म मैं भी नहीं मानता, लेकिन ये भाजपा ही धर्म लाते थे उसमें। और अब इन्हीं का एक मंत्री जाकर कह रहा है विदेश की धरती पर, जो आतंकवाद से जुड़ा एक बड़ा सम्मेलन है, कि नहीं 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 नहीं, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। आपने पाकिस्तान के स्टैंड को सही साबित कर दिया। पाकिस्तान कहता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, इनका पाकिस्तान की सरकार से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान की सेना से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कोई लेना देना नहीं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के इस थ्योरी पर एक तरह से मोहर लगाने का काम किया है। क्या कहा है जरा मैं बता दूं, और क्या ये पूरा कहां का ये वाक्य है ये भी दर्शकों को जरा बता देता हूं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ये संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के गढ़ अब न्यायोचित दंड से अछूते नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। लेकिन राजनाथ सिंह ये नीचे कागज में देख के पढ़ रहे थे, यानी इसका मतलब उनके भाषण में लिखा हुआ था। और जब उन्होंने आगे कहा, सीधे सीधे उन्होंने ये कह दिया कि आतंकवाद की कोई राष्ट्रीयता, धर्म या विचारधारा नहीं होती। ये कागज में लिखकर पढ़ रहे हैं, यानी लिखित भाषण था, यानी ये अनजाने में निकला गया शब्द नहीं था। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार कर लिया पाकिस्तान के स्टैंड को कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, यानी पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। आतंकवाद की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यानी आप अब देश में कसम खा लीजिए भाजपाई तमाम लोग कि अब मुसलमानों पे कोई आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आरोप लगाते थे। हम लोगों का हमेशा से मानना है कि देश में धर्म के आधार पर किसी को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं भाजपाई मानेंगे नहीं मानेंगे, कह रहे विचारधारा नहीं होती। अरे टेररिज्म अपने आप में दुनिया की सबसे नापाक विचारधारा है, जिसको नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। आप उस सम्मेलन में जाते हैं, पाकिस्तान की मौजूदगी में, चाइना की मौजूदगी में आतंकवाद पर इस तरह का एक बयान देकर चले आते हैं, जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार पाकिस्तान के स्टैंड को न्यायोचित ठहराता हुआ जाएगा। पता नहीं ये शब्द आपको लिखने को किसने कहा था, और पता नहीं किसने आपको इन तमाम शब्दों के बारे में बताया था। ये एक और बयान सुन लीजिए। इसलिए ढूंढ के लाए हैं कि राजनाथ सिंह क्या कब कब बोले हैं। का एक कतरा भी न हो, और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है, वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अब जग जाहिर है। जिस देश ने आतंक को अपनी विदेश नीति का औजार बना लिया, वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है, और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में सरकार आतंकवादियों के लिए स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम कर रही है, और सैन्य अधिकारी भी आतंकवादियों के जनाजे में भाग लेते हैं। यह वही देश है जो सीमा पर सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों,
बच्चों और तीर्थ यात्रियों को आतंकवाद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में अध्यक्ष महोदय इस्तेमाल करती हैं और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देखती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के। आपने सुन लिया। एक बार हम दर्शकों को फिर ये स्पीच सुनवा दें। समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। संतोष जी, आपको अब हमने दोनों चीजें सुनवा दी हैं। एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक नर्सरी है, ये 2025 का लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया गया राजनाथ सिंह का ही बयान है, इसमें मेरा कोई अपना हस्तक्षेप नहीं है। तो भारत के लोगों को कुछ और समझाना, विदेश की धरती पर जाकर कुछ और कहना, क्या चल रहा है? विदेश का मुसलमान अच्छा है, भारत का मुसलमान गंदा है। भारत का मतलब कल्चर बढ़िया बना रहा है, ये खराब है। भारत में भाईचारा कायम हो जाए, ये खराब है। देखिए शिव जी, आप मजबूरी समझिए इनकी। कई तरह की चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि कहीं कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के सामने भारत सरकार ने किस तरह से सरेंडर कर दिया। ये तो राम माधव के बयान से स्पष्ट तौर पर नजर आता है। राम माधव ने जो कहा, बाद में वो पलट गए, लेकिन उनके भाव वही थे कि भैया सब कुछ तो कर दिया, जो जो आपने चाहा वो कर दिया। आपने कहा तेल ना खरीदो, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, ईरान से। आप 50% टैरिफ लगा दिया, हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। आपने उसको घटाकर 18% कर दिया, वो भी बहुत ज्यादा था, लेकिन हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। और वो भी तब जब हमारे देश में सरकार की घरेलू स्तर पर बहुत आलोचना हो रही थी विपक्षी दलों द्वारा, राजनीतिक स्तर पर। उसके बावजूद भी हमने स्वीकार कर लिया। अब बताइए हम आपके लिए क्या करें? और अब राजनाथ सिंह का ये बयान, जो उन्होंने सदन के और जो ये विदेश की धरती पर जाकर दे रहे हैं, अब ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए और राजनाथ सिंह साहब को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये अमेरिका के दबाव में आकर उन्होंने बयान दिया है या चाइना के दबाव में आकर उन्होंने बयान दिया है। ये लिखित भाषण क्या उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय ने पढ़ने के लिए दिया था? ये लिखित भाषण क्या उनको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पढ़ने को दिया था? या इस लिखित भाषण के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो अभियान है जिस अभियान के तहत वो नरेंद्र मोदी की विदाई करना चाहते हैं? बड़ा दिलचस्प एक चीज और बता देता हूं। इस बीच में हुआ क्या कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं, वो चले गए भैया ब्रिटेन के राजा के सामने क्या बोलते हुए नजर आए कि अगर अमेरिका ना होता तो आज पूरा यूरोप जो है वो जर्मन भाषा में बात कर रहा होता। जो किंग चार्ल्स थे, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कह दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने हाल ही में कहा था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होता तो यूरोपियन देश जर्मन बोल रहे होते, क्या मैं ये कह सकता हूं? और डोनाल्ड ट्रंप उनके बगल में बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बिठा के कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि क्या मैं यह कह सकता हूं कि अगर हम नहीं होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ऐसा जवाब देने की हिम्मत बहुत कम देशों के राष्ट्राध्यक्ष कर पाते हैं। ब्रिटेन के राजा ने किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया, जेलेंस्की ने। लेकिन हमारे साहब जो 140-47 करोड़, भारत को कोई झुका नहीं सकता शिव जी, भारत को कोई दबा नहीं सकता। 140-47 करोड़ की आबादी वाले देश को कोई दबा सकता है? कोई झुका सकता है? लानत है अगर कोई ऐसा सोच सकता है। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये दब रहे हैं, ये झुक रहे हैं। और अब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो बोल के आ गए शिव जी, मैं फिर कहता हूं, ये राजनाथ सिंह नहीं बोलकर आए हैं। आप सोचिए, मैं तमाम दर्शकों से कहूंगा, ये भारत के रक्षा मंत्री बोलकर आए हैं ऑन रिकॉर्ड। किस मुंह से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर कहेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद की प्रयोगशाला है, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
थोड़ा सा आपको पीछे चले जाए, इनके अपने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्या जाकर कहा था संयुक्त राष्ट्र में, अगर राजनाथ सिंह उसको भी सुन लेते, मोहन भागवत उसको भी सुन लेते, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर उसको भी सुन लेते, तो शायद इस तरह का भाषण ना देते। लेकिन मुझे लग रहा है कि वैश्विक दबाव से ज्यादा शायद घरेलू राजनीति है, मोदी को निपटाने वाली राजनीति है, कम से कम फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। और आप देखिए किस तरह से डिरेल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उतरे हैं, कहां उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। कल उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। वो कहा कि भैया महिला आरक्षण के लिए वो आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज वो बाबा विश्वनाथ के धाम में पूजा अर्चना करने गए, और पूजा अर्चना करने के बाद शिवजी रोड शो का कार्यक्रम है, और वहां उस कार्यक्रम में भी वो पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और यहाँ इससे पहले उनके रक्षा मंत्री ही उनकी सरकार की पूरी स्ट्रेटेजी, उनकी सरकार की पूरी नीति, उनकी सरकार की पूरी रणनीति की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लिए वाराणसी से किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जरा मैं दर्शकों को बता दूं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में मतदान का दूसरा चरण जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं। पहले चरण की तरह इस बार भी लोग भारी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल में मतदान एक निर्भीक माहौल में हो रहा है, जो पिछले 6 या 7 दशकों में कल्पना से परे था। लोग बिना किसी डर के मतदान कर रहे हैं। यह देश के संविधान और मजबूत होती लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सकारात्मक प्रतीक है। मैं बंगाल के महान लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि वे अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हैं और बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। मतदान समाप्त होने में अभी कई घंटे बाकी है। मैं बंगाल के लोगों से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में इसी उत्साह के साथ भाग ले। और खामोश है हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब। जी शिव जी। संतोष जी, सवाल मेरा आपसे सीधा है कि राजनाथ के लगातार बयान, सबके बयान, क्या 4 तारीख में अगर बीजेपी हारी तो फिर मोदी के इस्तीफे की हो गई है तैयारी? बिल्कुल साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। मोदी के खिलाफ एक अलग तरह का माहौल परिवार के अंदर बन रहा है। आप ये समझ लीजिए कि मुरली मनोहर जोशी का पिछले साल 70 पेजों की स्लाइड रिपोर्ट पेश करना, फिर मुरली मनोहर जोशी का 4 धाम प्रोजेक्ट पर सवाल उठाना, फिर मुरली मनोहर जोशी कुछ महीने चुप रह जाना, कहा गया कि उनको बोल दिया गया, मना कर दिया गया कि मत बोलिए, और जब फिर भी मोदी नहीं माने तो अब फिर से मुरली मनोहर जोशी का आगे आकर ये कहना कि पहले विश्व गुरु थे, अब विश्व गुरु नहीं है। उसके बाद आप ये समझिए कि राजनाथ सिंह का जर्मनी में कहना कि हमने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी ईरान अमेरिका के बीच में, लेकिन किसी ने मानी नहीं हमारी बात। उसके बाद मोहन भागवत का नागपुर में ये कहना कि भैया हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे। अरे विश्व गुरु तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि बन गए। पूरी दुनिया में मोदी जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनकर रहेंगे, यानी अभी तक विश्वगुरु बने नहीं है। और फिर राम माधव का अमेरिका में जाकर कह देना कि हमारे मोदी जी तो सब कुछ वही काम कर रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, और भी कुछ काम हो तो हुजूर माई बाप बता दीजिए, वो भी मोदी जी कर देंगे। उनका लब्बो लुआब एक तरह से यही था। और अब फिर विदेश की धरती पर राजनाथ सिंह का आतंकवाद को बीजेपी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल उलट चले जाना, ये मोदी के लिए दिक्कत और दुविधा की स्थिति है। 4 मई में नतीजे अगर कुछ भी उलटफेर हो गए, यानी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आए, तो मोदी पर इस्तीफा देने का दबाव और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और इसकी परिणति अंततः शिव जी उनकी विदाई के साथ ही होगी। अगर 4 मई को पश्चिम बंगाल तो वैसे ही ममता बनर्जी के पास था, केरल जो है वो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, तमिलनाडु में हंग असेंबली बन सकती है या डीएमके की बात निकलकर सामने आ रही है, असम में पेच फंसा हुआ है। तो अगर इस तरह का नतीजा आ जाए कि असम बीजेपी के हाथ से निकल जाए और बाकी चारों में से कुछ भी अगर बीजेपी के हाथ में ना आए, एनडीए के हाथ में ना आए, तो नरेंद्र मोदी पर कुर्सी छोड़ने का, गद्दी छोड़ने का दबाव जो है शिव जी, वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। संतोष जी, एक छोटा सा बस सवाल आपसे पूछेंगे कि आज एक और वीडियो है जो टीएमसी के सांसद का है। वो कह रहे हैं कि अगर आप बंगाल में हारे तो आप में है हिम्मत जो आप इस्तीफा देकर हट जाओ। फिर तो आपको जनता ने नकार दिया, क्योंकि आप तो बंगाल में ये कह के चुनाव लड़ रहे हो कि 298 सीटों पर मोदी का चेहरा देखकर वोट कीजिए। हाँ, घर के अंदर आवाज उठ रही है, लेकिन जहां तक विरोधी दलों की बात है शिव जी, दिक्कत यही है, महाराज जीते तो मोदी भी श्रेय लेना चाहते हैं, योगी भी श्रेय लेना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी लेना चाहते हैं। हरियाणा जीते तो मोदी भी श्रेय लेना चाहते हैं, योगी भी लेना चाहते हैं।
राजस्थान जीते तो मोदी भी श्रेय लेना चाहते हैं, योगी भी लेना चाहते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया भी लेना चाहती हैं। लेकिन झारखंड हारे तो उस हार का ठीकरा कोई अपने माथे नहीं फोड़ना चाहता है। आप ये समझिए, कर्नाटक हारे तो कर्नाटक के हार का ठीकरा कोई अपने माथे पर नहीं फोड़ना चाहता है। तेलंगाना हारे तो तेलंगाना की हार का ठीकरा कोई अपने माथे पर नहीं फोड़ना चाहता है। हिमाचल हारे तो हिमाचल की हार का ठीकरा कोई अपने माथे पर नहीं फोड़ना चाहता है। और बीजेपी में नेताओं की ये हैसियत नहीं रह गई थी कि वो मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा सके। लेकिन अब जिस तरह से एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, चूंकि राजनाथ सिंह का बार बार ये बोलना, इसका मतलब उनके पीछे एक बड़ी ताकत का हाथ है और कोई ना कोई तो उनको कह रहा है कि सिंह साहब आगे बढ़िए। और इंतजार अब तो 2-3 नेताओं का किया जा रहा है शिव जी, कि क्या नितिन गडकरी सामने आकर बोलेंगे, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया आकर सामने आकर बोलेगी। नई टीम का ऐलान होना था, नई टीम का गठन होना था, नितिन नवीन बेचारे लगातार उसको टालते जा रहे, क्योंकि जैसे ही नई टीम का गठन होगा और उसमें राजनाथ सिंह नजर नहीं आएंगे, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया नजर नहीं आएंगी, उसमें बीएस येदियुरप्पा नजर नहीं आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में घमासान का पिटारा खुल जाएगा और मोदी की विदाई के बिना फिर वो घमासान थमेगा नहीं। तो विदाई की बेला आ गई। देखिए, बेला तो आ गई है। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बचेगा, कौन जाएगा, अब पता लगे कि भैया मोदी शाह के चक्रव्यूह में फंस के राजनाथ सिंह की विदाई हो जाए और तब भागवत उनके साथ ना खड़े हो। योगी पता लगे दिल्ली आने के बजाय गोरखपुर जाना पड़ जाए। यूपी का विधानसभा चुनाव कौन सा मोड़ लेता हुआ नजर आएगा, उत्तराखंड में क्या माहौल बनेगा, राजस्थान में क्या बनेगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या बनेगा, इन तमाम चीजों पर नजर बनाए रखनी होगी। और ये भूलिएगा मत, अभी बिहार में मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पाया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनाने की बजाय बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को एमएलसी बनाने के लिए दे दिया है। तो क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का, क्या फिर से सरकार में मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या सोच रहे होंगे। और निशांत कुमार जो यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, उस यात्रा की वजह क्या है। अभी बीजेपी में एक अजीब तरह की दुविधा की स्थिति बनी हुई है और ये 4 मई के चुनाव परिणाम उस दुविधा को और ज्यादा बढ़ाते हुए, उलझाते हुए नजर आएंगे। और कुर्सी तो जाएगी, किसकी जाएगी इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, आपने जो जानकारी दी उसको दर्शक खूब देखें, समझें और सराहें और हमें ये बताएं, कुर्सी तो जाएगी मगर किसकी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।